सो नाउ ब्लड प्रेशर, अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओबेसिटी और एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज वेरी बैड। और इंसान ही एक जानवर है जो नमक खाता है। अगर कि हाथी को अगर हमने नमकीन पानी दे दिया तो पीता नहीं, समुद्र का पानी तो आप भी नहीं पीते हैं, हम भी नहीं पीते, लेकिन क्या है, नमक खाते हैं। तो इंसान ही एक जानवर है जिसे नमक खाने की बीमारी है, बाकी कोई जानवर नमक खाता नहीं। और विदेश में, अभी यूरोप में आदमी ने नमक छोड़ दिया। विदेश में खाना बिना नमक के सर्व किया जाता है, यूरोप में। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अमेरिका, अमेरिकन्स तो शायद थोड़े फास्ट हैं, लेकिन सारे यूरोप में, खास तौर पे वेस्ट यूरोप में एंड ईस्ट यूरोप में, सब जगह पे लोग खाना आपको बिना नमक के सर्व किया जाता है। आपको नमक डालना है, आप जानो, खाना बिना नमक के आता है। तो नमक शायद हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भिंडी खाते हैं, भिंडी में नमक है। हाँ जी, पपीता खाते हैं, पपीते में भी नमक है। तो सभी चीज़ों में नमक है जितनी उसकी हमको ज़रूरत है। तो सभी चीज़ों में नमक की मात्रा भगवान ने डाली है। अब हमने नमक सदियों से खाया है। नमक की ज़रूरत हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़रूरत ज़रूर है। गर्मी के दिनों में हमारे टांगों में दर्द होता था। इंसान ने नमक खाना कैसे शुरू किया? जब जंगल भटकता था और उसके टांगों में वो जम के दर्द होना शुरू हो गया, उसने पत्थरों को चाट लिया, टांगों का दर्द ठीक हो गया, उसने नमक खाना शुरू कर दिया। तो नमक तब अलग था, वो अपनी जान बचाने के लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर पेड़ों पे चढ़ के अपनी जान बचाता था। तो टांगों में दर्द हो गया, नमक खा लिया, कोई बात नहीं। तो नमक शायद ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करके अगर आने वाली जनरेशन, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं, उनको अगर नमक नहीं खिलाएंगे तो वो अच्छा जिएंगे। और ये जितनी भी पैक फूड्स आते हैं उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे ब्लड प्रेशर होता है। तो खैर, अब आ जाए ब्लड प्रेशर के पैथोफिजियोलॉजी पे। एक तो नमक हो गया, दूसरा स्ट्रेस हो गया, ओबेसिटी हो गया, ओवर ईटिंग हो गई, मेंटल स्ट्रेस हो गया, और सब वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हैं। और डायबिटीज़ भी एक कारण, या घी से मोटापा होता, या घी में भी थोड़ा नमक होता है, क्योंकि जब हम घी बनाते हैं तो उसमें से तो नमक तो निकाल नहीं सकते, बल्कि कॉन्सेंट्रेट होता है। घी का अपना टेस्ट होता है, और घी जैसे जैसे बनाते जाते हैं तो नमकीन होते जाता है। तो घी नमकीन हो जाता है बाद में, तभी हमको अच्छा लगता है। एक्साइटमेंट, गुस्सा। तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर 120/80 मान लो नॉर्मल है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल की रेंज क्या है। हम जब पैदा होते हैं तो हम जब एट बर्थ हमारा ब्लड प्रेशर 80/50 होता है, ऊपर का 80, नीचे का 50, या 90/60 होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो नसें हैं थोड़ी सी हार्ड होते जाती हैं और ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने ब्लड प्रेशर की जो है डेफिनेशन दे दी है कि बीपी 130/80 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आज ये जनवरी 2021 की गाइडलाइंस है, इसको AHA गाइडलाइंस या IHA गाइडलाइंस या यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस, तो ये ESI गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं। तो ये गाइडलाइंस के हिसाब से बीपी ऑफ 130/80 इज़ नॉर्मल, एंड बीपी 90/60 इज़ ऑल्सो नॉर्मल। बट अगर एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर रहता है 150/80, और हमने उसकी दवाइयाँ चालू कर दी, उसका ब्लड प्रेशर 90/60 हो गया है, ये उसके लिए लो है ना। तो अब क्या हो गया? तो डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ये हो गया, इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं रूटीनली डॉक्टर के पास जाता हूँ, बीपी चेक कराता हूँ और बीपी 100/70 है, तो आमतौर पे ये जनरल प्रैक्टिस बोलते हैं इसका ब्लड प्रेशर कम है। अक्सर ये जो जनरल प्रैक्टिशनर लड़कियों का बीपी चेक करते, लड़कियां पतली सुकड़ी होती थी, बीपी 100/70 होता था। अब उसने तो यही सीखा था कि 120/80 नॉर्मल होता है। तो ये कह देना कि इसका ब्लड प्रेशर कम है, इसको खिलाओ पिलाओ, उसको नमक वमक खिलाओ, लड़की का ब्लड प्रेशर कम है। देयर इज नथिंग लाइक लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। हाँ जी, तो ये पुराने ज़माने में जो कहा जाता था कि इसका बीपी कम है, बीपी कम वाली कोई बीमारी नहीं होती। हाँ,
फिर हार्डली एनी बीमारियां जो कम ब्लड प्रेशर वाली हैं। तो कम ब्लड प्रेशर आदमी का सिर्फ मरने से पहले होता है। भाई हार्ट ही बंद हो गया, 10 तक का चलता है, तो हम तो सब ठीक ठाक पड़े थे। लड़की बेचारी आई है बीपी है, तो ब्लड प्रेशर कम वाली बीमारी कोई नहीं होती, हाँ जी, ज़्यादातर। तो अब हम लोग ये डेफिनेशन के हिसाब से, अगर मेरा ब्लड प्रेशर 100/70 है, मैं ठीक ठाक लगा पड़ा हूँ, चक्कर मुझे नहीं आते हैं, तो मेरे लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब एक आदमी है, उसका ब्लड प्रेशर 160/80 रहता है और अब उसका 90/60 हो गया है, तो ज़रूर कोई कारण है। जानने की कोशिश करना चाहिए कि बीपी 90/60 वो उसके लिए लो है। तो डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के हिसाब से बीपी ऑफ 90/60 इज़ ऑल्सो नॉर्मल एंड बीपी ऑफ 130/80 इज़ नॉर्मल। सो एनीथिंग बिटवीन इसके दरमियान में नॉर्मल है, इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे याकूब, जिन्होंने स्टडी की थी ब्लड प्रेशर के ऊपर में, और उन्होंने ये बताया कि विद इन द नॉर्मल रेंज देयर इज़ अ रेंज। ये आपको समझा? जैसे कि बीपी ऑफ 90/60 भी नॉर्मल है और 130/80 भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल रेंज हो गई। विद इन द नॉर्मल रेंज देयर इज़ अ रेंज, है ना। तो उसने ये बताया, अब अभी तक स्टडी चालू है 32 ईयर्स से, कि बीपी लोअर द बेटर, बीपी लोअर द बेटर। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा चालू करते हैं और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 हो जाता है, भले ही आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होती है आपको, क्योंकि हाई बीपी की आदत थी, बीपी 120/80 पे अगर आप रह सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपका ऑर्गन प्रोटेक्शन ज़्यादा है। ऑर्गन मतलब किडनी, हार्ट, ब्रेन और नीचे की नसें, उसको ऑर्गन प्रोटेक्शन कहते हैं। तो टारगेट ऑर्गन प्रोटेक्शन लोअर ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा है। तो अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और ब्लड प्रेशर आपका अगर किसी कारणवश 120/80 हो जाता है, अगर आपको चक्कर नहीं आते, टेक कीप इट 120/80, इट इज़ बेटर। 130/80 से 120/80 बेटर है, 120/80 से 110/80 बेटर है। तो यही डॉक्टर याकूब ने स्टडी की थी और स्टडी अभी तक चालू है। तो क्या कैसे पता चला? उसने पता किया कि हम जो ये पेशेंट्स को फॉलो कर रहे थे, 5 लाख पेशेंट्स का अभी तक फॉलो किया, तो उसमें से पेशेंट मर कर से गए। तो उन्होंने देखा, हमने तो ब्लड प्रेशर पहले हम सीखते थे ना, तब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज होता 150/90। 5-7 साल 10 साल हो गए, आया भाई 140/90 नॉर्मल है। बाद में उन्होंने बोला नहीं, 140/90 पे भी लोगों को अटैक आ रहे हैं और ब्रेन के स्ट्रोक हो रहे हैं, तो 140/80 कर दिया। अब करंटली 130/80 किया। वो क्यों किया गया? क्योंकि पता चला कि अगर हम ब्लड प्रेशर कम रखते हैं तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक के इंस्टेंसेस ड्रामेटिकली कम हो गए। तो जब वो 5 लाख पेशेंट की अभी तक स्टडी चालू है, उस स्टडी में बचने वाले कौन है? जिनका ब्लड प्रेशर कम था। याकूब ने हम लोगों को बताया, वो इजिप्शियन साइंटिस्ट है, कनाडा में है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ही टोल्ड अस कि बीपी लोअर द बेटर, ऑल्दो 130/80 इज द हायर लिमिट। हाँ जी। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर 110/70 हो जाता है, थोड़े दिन तक चक्कर आता है, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो दवा कम करें। अब जिनको ब्लड प्रेशर है उनको किडनी फेलियर हो सकता है, तो जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसे 1 साल में किडनी फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, तो क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, सोडियम पोटेशियम करना चाहिए ताकि पता चले, क्योंकि अगर किडनी में मैंने कहा ना 80% नेफ्रॉन मरते नहीं तब तक क्रेटिनिन 1 से 1.2 होती नहीं। ब्लड क्राइटेरिया किडनी फंक्शन का टेस्ट नहीं है। किडनी फंक्शन का टेस्ट ब्लड यूरिया क्रेटिनिन नहीं है, किडनी का टेस्ट है GFR। मैडम सामने बैठी हैं, वो बताएंगे आपको GFR क्या होता है। किडनी में से कितना फिल्ट्रेशन ठीक से होता है उसको EGFR कहते हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है, तो आप कह सकते हो ना फिर ये क्रेटिनिन टेस्ट किया क्यों जाता है? इसीलिए किया जाता है देखने के लिए कि अगर आपका क्रेटिनिन अगर 1 है
और अगर सिर्फ 1.2 हो गया है और वहां के अटक गया, 75% ऑफ नेफ्रॉन्स आर डेड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ब्लड प्रेशर वाले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं है और अगर आपका क्रेटिनिन जो है 1 है और आप 1 से आप 1.3 या 1.4 पे पहुंच गए, 75% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर डेड। जितना प्रोटीन खाते हैं उतना क्रेटिनिन और यूरिया बनता है। तो रेंज भले हमने रखी हुई है 0.6 और 0.7 टू 1.2। नाउ आपका क्रेटिनिन 1 था और आपका 1.4 हो गया या 1.3 हो गया, तो इसको आपको एड्रेस करना है। इसको सरल ना समझिए, ये कठिन है। इसको एफर्ट करके जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करो। समथिंग इज रॉन्ग, योर डॉक्टर शुड टेक इट सीरियसली एंड यू शुड टेक इट सीरियसली। आई एम हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर में जितनों को भी किडनी फेल होता है, डायबिटीज से ज़्यादा एक्चुअली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वालों को किडनी फेलियर ज़्यादा होता। किडनी फेलियर और रीनल ट्रांसप्लांट का कारण सिर्फ डायबिटीज नहीं है, ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ, तो बीपी कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनीज बचे रहेंगी, गारंटीड। कीप बीपी अंडर कंट्रोल, आपकी किडनीज को कुछ नहीं होगा, या अगर होना भी होगा तो डिले हो जाएगा 20-25 साल। तो इंपॉर्टेंट, यूरिक एसिड किडनी डैमेज करता। यूरिक एसिड की वैल्यू ये 7 बात बताते, 7 ना 6, लेस देन 6। कीप यूरिक एसिड लेस देन 6। 7 इज नॉट द क्राइटेरिया एनी मोर। ये लैब वाले जो चेंज नहीं करते, बेचारे कितने मैटर प्रिंट कराएंगे। हम डॉक्टर लोग तो रोज कुछ नई नई बात करते हैं, उनकी गलती नहीं है, समझा ना, उनकी गलती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरिक एसिड शुड बी लेस देन 6। कीप इट लेस देन 6। यूरिक एसिड कांच होता है, बनता किस चीज से है? यूरिक एसिड किससे बनता है बताइए? कांच से नहीं बनता बाबा, रजनी बताएगी, रजनी ये तो यही पैथोलॉजी बताएगी। हाँ, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से, ये बायोकेमिस्ट बताएगी। दालों से बनता, करेक्ट, दाल। तो यूरिक एसिड 0 भी अच्छा है। ओके, जैसे हम कहते हैं एलडीएल भाई 70 से कम रखो जिसको हार्ट की बीमारी है। अब आ गए हम लोग कुछ बोलते हैं 40 से कम रखो। हाँ जी, अब एक साइंटिस्ट आ गया बोले 0 भी अच्छा है। तो ये आंकड़ों की कहानी पे नहीं होनी। हम डॉक्टर लोग ना ऐसे मत पढ़ो। नहीं, हमको एक ही चीज पता है कि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट है ना, अभी घर पे कचरा थोड़ा है या ज्यादा है, कचरा नहीं है, बेस्ट है ना। यूरिक एसिड का हमारे शरीर में महत्व ही नहीं है। यूरिक एसिड से कुछ ना बनता है, यूरिक एसिड से नुकसान पहुंचाता है। 0 अच्छा है, 0 बेस्ट है। ओके, वो कचरा है, पेशाब में बहता है। अब पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, जिसको यूरिक एसिड ज्यादा है उसको एक ही रूल बनाना चाहिए, मैं दाल कम खाऊंगा, खासतौर पे राजमा और हेवी दालें नहीं खाऊंगा, और पानी ज्यादा पीऊंगा। सरल है, सरल आइटम, दवाइयों को छोड़ दो। यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ज़्यादा पानी से पेशाब में निकलता। यूरिक एसिड नहीं तो किडनी में स्टोन्स पैदा करता है, किडनी को डैमेज करता है, किडनी की नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर कॉज करता है। ब्लड प्रेशर का एक कारण यूरिक एसिड भी है। तो यूरिक एसिड हार्मफुल है। हाँ जी, चलो, तो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले होता है, अब हम ट्रीटमेंट में पड़ जाते हैं मेरे ख्याल से। सरल, सबसे पहला है मन को शांत रखना। सबसे अच्छी बात है, ये डॉक्टर शिवनानी जो भी लेक्चर दे रहा है अच्छा है, मेरे को पसंद है, समझे। एक्सेप्ट करना सबको, ये इस रूम में हम समझ लो करीब 60 लोग हैं, सब पसंद है। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल आता, मुझे सब कुछ पसंद है। तो दैट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, एक्सेप्ट मी एज आई एम। सो हैप्पी फीलिंग, गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। साहब ने बोला 8 घंटा रेस्ट, साउंड स्लीप फॉर 6 आवर्स, साउंड। उसके लिए दवा लेनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। बुढ़ापे में क्या होता है, ब्रेन थोड़ा सा तकलीफ में पड़ जाता है, न्यूरॉन्स अलग हो जाते हैं,
अगर कोई दवा नींद की भी लेनी पड़ती है, कुछ भी इकड़म तिकड़म करना पड़ता है, आपको एक ही तय करना है, मुझे 6 घंटा नींद आए, आपका ब्लड प्रेशर अगले दिन अच्छा रहेगा, दवाइयाँ वही रहेंगी। थर्ड इज सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। फोर्थ इज एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कैन एनीबडी से? ब्लड प्रेशर क्यों होता है? वो तो स्ट्रेस, तो ब्लड प्रेशर में होता क्या, हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, ब्लड फ्लो होते रहता है ना, नर्वस, या ही इज डॉक्टर मालवीय, आई विल टॉक। आर्टरीज, जैसे मैंने कहा ना, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर 80/50 रहता है, तो सबका 80/50 क्यों नहीं रहता? जब भगवान ने मॉडल बनाया तो, है ना। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ब्लड फ्लो होते रहता है, जो हमारे जो ब्लड के अंदर में इंटरनल लाइनिंग होती है उसको कहते हैं इंटीमा। इंटीमा के ऊपर एक लेयर होती है, उसको कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम बार बार इंजर होते रहता है, रिपेयर होते रहता है, इंजर होते रहता है, रिपेयर होता है, क्योंकि खुरदुरा ब्लड है। ब्लड के अंदर में क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, सब माल है, माल सब जगह जा रहा है, हार्ट धक्का मारता है। तो वो जब ब्लड फ्लो होता है तो हमारा जो है आर्टरीज उम्र से हार्ड होते जाती है, तभी तो हम कहते हैं ना कि भाई रेंज है ब्लड प्रेशर की, है ना। तो आर्टरीज जब हार्ड हो जाती हैं और नैरो भी हो जाती हैं तो हमें ब्लड प्रेशर होना शुरू होता है, स्ट्रेस से जल्दी होती है। वही नैरो आर्टरी, कछुआ, कछुआ को देखा आपने? कछुए को टच करो तो कछुआ सिकुड़ जाता है। तो माइंड में बैड थिंकिंग के वजह से आर्टरीज भी, जो हमारी बैड थिंकिंग की वजह से सर्टेन धातु रिलीज होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी वर्ड में। वो कैटेकोलामीन्स हमारे आर्टरीज को स्पाज्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो कह दिया कि कल मैंने बोल दिया आपको शेर के पिंजरे में डालूंगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अभी तो डाला ही नहीं, तो क्या हुआ? कैटेकोलामीन्स रिलीज हुए। वो कैटेकोलामीन्स हमारे बॉडी में ब्रेन के थ्रू सिक्रीट होते हैं, कैटेकोलामीन्स का भंडार होता है। अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, वही हमें हार्म करते हैं, वही ब्लड प्रेशर करते हैं, वही डायबिटीज से अनकंट्रोल करते हैं, वही शुगर कम करते हैं, वही स्ट्रोक पैदा करते हैं, वही हार्ट डिजीज पैदा करते हैं। कैटेकोलामीन्स मेडिटेशन से, शांति से रिलीज नहीं होते। वही जो मेन चीज, जैसे सब लोग कहते हैं स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? साइंटिफिकली प्रूवन है कि कैटेकोलामीन्स रिलीज नहीं होते, उसके वजह से आपके बीटा सेल्स भी डैमेज नहीं होते, कैटेकोलामीन्स से बीटा सेल्स भी डैमेज होते हैं। तो स्ट्रेस, तो इसीलिए अगर आप ध्यान करते हैं, चुप बैठते हैं, कम बात करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये भी ट्रीटमेंट है। लेकिन मैंने कहा ना, खून में से, नलियों में से खून बहते रहता है, तो एज से आर्टरीज हार्ड भी होते रहती हैं। तो सिर्फ मेडिटेशन से वो काम तो बंद नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, नसों से खून बहना बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो एंडोथीलियम नेगेटिव रीमॉडलिंग होते रहती है, एंडोथीलियम हार्ड होते रहता है, आर्टरीज हार्ड होते रहती है। ये सब चीज़ों के बावजूद ही ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उसके लिए दवा लेनी पड़ सकती है। तो फार्मेकोलॉजी मतलब दवाइयों का भी रोल है। अपार्ट फ्रॉम डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, एवरीथिंग, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, फिर भी पी ज़्यादा है, दवा लेनी पड़ती। एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। कैसे आता है? एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में आर्टरी फ्लेक्स होती है, एंडोथेलियम सॉफ्ट होता है। आपने बोला हार्ड होती है, एक्सरसाइज से सॉफ्ट होती है, एंडोथेलियम फंक्शन इंप्रूव होता है। इसको कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आर्टरीज उम्र से जो प्लास्टिक जो होती है, मतलब वो हार्ड हो जाती है, वो भी रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। प्लास्टिक आर्टरीज रिवर्स, उसी को हम इसको रीमॉडलिंग कहते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीमॉडलिंग, दूसरा होता है नेगेटिव रीमॉडलिंग। पॉजिटिव रीमॉडलिंग डाइट कंट्रोल, मेडिटेशन, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज।
ना यंग बंदे को हम दौड़ने के लिए अलाउ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि दौड़ो, एक्सरसाइज करो, तो उसकी आर्टरीज खुलती हैं। ये जो महान लोग जो है 100 मीटर्स में जब दौड़ते हैं, तो आपको तो पता ही होगा, ये 100 मीटर की रेस में जो दौड़ने वाले की स्पीड कितनी होती है? कैन एनीबॉडी टेल? क्या स्पीड से दौड़ते हैं वो? किलोमीटर में बताइए, पर आवर। जो 100 मीटर की रेस में 9.1 सेकेंड्स में वो 100 मीटर दौड़ लेता है। दैट मीन द स्पीड इज 68 किलोमीटर्स पर आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग सच? और जब वो दौड़ता है तो उसकी स्पीड तो 65 टू 68 किलोमीटर, 70 की स्पीड तो हो गई, लेकिन ही हैज टू स्टार्ट and finish that 100 meters in 9.123 seconds. The fastest runner in the world. उस समय दौड़ते समय उसकी हृदय की धड़कन 250 हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर 250 हो जाता है, तो उसको तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ये सब बातों की, ये कुछ मैं आपको कहानियां नहीं बता रहा हूं, एविडेंस है। तो जब उसका धड़कन 240 हो जाता है, 250, बीपी उसका 250, तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता। तो elasticity is there to bear that blood pressure. His body is tuned and trained to bear that kind of blood pressure and that kind of heartbeat, which you and me cannot. That means human body can tolerate absolute very big difficulties. Human body can face anything. We need to train our body. That means blood pressure is a treatable story. It is between you and me. आप ही कर सकते हैं. What Dr. Shivnani can do, I can do better. So that should be the law of the physics. So कोशिश करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जावे, दवाइयाँ कंट्रोल, बीपी कंट्रोल में, वॉक पे चाहिए. अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं है तो जम के चले, दौड़े, धड़कन बढ़ाएं, पल्स ऑक्सीमीटर लेके जाएं. 400 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर है. 220 माइनस योर एज, लिख लीजिए. 220 माइनस योर एज इज 100% टारगेट हार्ट रेट. दिस इज नॉट टू बी यूज फॉर एवरी हार्ट पेशेंट, बट इन जनरल मैं आपको बताना चाहता हूं 220 माइनस योर एज इज योर 100% टारगेट हार्ट रेट, THR, विच मीन्स अगर आपकी एज 60 है तो आपका टारगेट हार्ट रेट 160 है. वॉक किसे कहते हैं? वॉक वो है जिसमें आपका धड़कन 85% रोज अचीव करना है तो वॉक है, नहीं तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. आपको समझा? हेलो एवरीबॉडी. अगर आपको आपकी एज 60 है तो आपका टारगेट हार्ट रेट कितना हुआ? 160. 100% टारगेट हार्ट रेट 220 माइनस 60 इज 160. 220 माइनस योर एज इज योर टारगेट हार्ट रेट. उसका 85% आपको अचीव करना है रोज. मतलब 160 में से 16 और 8 निकालो, 24 निकालो. 160 में से 24 निकाला तो बचा 136. अगर आप रोज चलते हैं, अगर आपकी धड़कन 136 होती है तो ही वॉक है, अदरवाइज इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. तो जितने भी लोग वॉक करते हैं वो अक्सर बोलते हैं डॉक्टर मैं तो रोज आधा घंटा चलता हूँ, पौन घंटा चलता हूँ, रोज 1 घंटा चलता हूँ, मेरे को क्यों हार्ट अटैक आ गया? मैं पिछले 10 साल से चलता हूँ. तो वो चल नहीं रहा, वो टारगेट हार्ट रेट अचीव नहीं कर रहा. बाहर में जो गार्डनर है ना, वो गार्डनर अपने गार्डन की पेड़ों की सेवा करता है तो हरा भरा होता है ना. अगर हार्ट की आर्टरी सब बंद हैं, बाईपास ऑपरेशन के बिना चल सकता है. अगर नई आर्टरीज बने तो नई आर्टरीज 85% टारगेट हार्ट रेट अचीव करने से रोज रोज बनती हैं. तो वो हमें सीखना होगा. तो जिसको हार्ट की बीमारी नहीं है उसको तो कोई रिस्क नहीं है. तो आप 85% ऑफ टारगेट हार्ट रेट रोज अचीव करें. लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर शिवनानी बोल के कल से करना है. नो 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 प्लीज. आप पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए और पहले आप छोटा टारगेट रखें कि अभी मेरी धड़कन 80 है, अभी मैं 110 तक चलती हूँ.
उसके बाद में 120, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और उससे आपको पता भी चलता है कि मुझे और कोई बीमारी है क्या। अगर आप 160 धड़कन पे जाते हो या 140 पे जाते हो और आपको छाती में भारीपन होता है, मतलब आपको हार्ट डिजीज है, तो आप खुद के डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर मैं मेरे धड़कन 130 होगी, मेरे को छाती में दर्द हुआ। डॉक्टर कैन ट्रीट यू, यू कैन बी, योर हार्ट अटैक कैन बी प्रिवेंटेड। हम लोग अपने बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। एक लोहे की गाड़ी रखते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं, टायर चेक करते हैं, ऑयल चेक होता है, हम अपने बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। अपने बारे में जानना है, रोज वॉक पे जाइए, टारगेट हार्ट रेट अचीव कीजिए। नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू इट वन डे, नो, स्लोली करना है। लेकिन अगर आप रोज वॉक पे जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में और 85% टारगेट हार्ट रेट अचीव करते हैं, आपको अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि वो 85% टारगेट हार्ट रेट में आपकी नई नसें बनते रहती हैं, भले सारी बंद हो जाएं, सारी बंद हो जाएं। वही डॉक्टर सतीश गुप्ता, कोलेटर सतीश गुप्ता, तो उन्होंने, उनके मैंने कुछ पेशेंट देखे ऊपर, नालो शाह, मैंने उसका नाम क्या था, वो जिसकी सारी आर्टरी ब्लॉक थी। ओके, देयर इज वन जेंटलमैन, मैं देखा उनको ऊपर, उनकी एंजियोग्राफी भी देखी, मेरे को सीडी देखनी है आपकी, वो सीडी देखी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सारी आर्टरी ब्लॉक, सारे आर्टरी नेचुरल बाईपास हो गया। ही कैन नॉट गेट हार्ट अटैक। हार्ट में सब आर्टरी बंद, सबको कोलेटरल्स हो गए। इसका मतलब हमारे शरीर में भगवान ने सारा बंदोबस्त किया है। और हार्ट की आर्टरीज क्यों बंद होती हैं पता है क्यों? क्योंकि हार्ट जब खुद कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो खुद को, उसको खुद कॉन्ट्रैक्ट, जब सबको खून देता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, वो बेचारा संता है। व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, उसको खुद को खून नहीं मिलता, जब वो सबको दे के देता है तब उसे थोड़ा खून मिलता है, तो उसको ब्लड मिलने की प्रक्रिया अलग है। इसीलिए किसी कारणवश हार्ट की आर्टरीज ज्यादा ब्लॉक होती हैं। कारण तो हमें पता है कुछ, पर कोई बात नहीं। तो वी हैव गॉन इनटू हार्ट डिजीज नाउ। तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जिसका कंट्रोल में रहता है उसे हार्ट डिजीज भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मतलब पांव की आर्टरीज ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत लीडिंग कॉज है हार्ट डिजीज का, किडनी फेलियर का, ब्रेन स्ट्रोक का, तो ये चीजें, ये भी चीजें प्रिवेंटेबल हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बताइए। हाँ, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी जो नेचुरोपैथिक मेडिसिन जिससे ब्लड प्रेशर कम होता, ये प्रूवन है। इस पे एलोपैथी ने भी रिसर्च की है। हम लोग एलोपैथी वाले एविडेंस वाली बातों को मानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, घर में जो हम मसाले यूज करते हैं उसमें एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। दालचीनी में एंटी हाइपरटेंसिव और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। हरी इलायची, और इसको लोग कहते हैं गरम है, वो गरम नहीं है, वो तो अमृत है। हरी इलायची 4 से 6 चबाइए, हरी इलायची चबाइए, उसमें एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, वो अपने शरीर में टॉक्सिन्स कम करते हैं। तो हमारे पुरखों को पता था कि ये सब दवाइयां हैं, साउथ में लोगों को पता था ये दवाइयां हैं, तो इन्होंने खाने में डाला। तो मसाले पैकेट में न खरीद के लाएं, घर में लाएं, उसी समय कूट के डालें या खाएं। कोशिश करके कुक न करें, थोड़ी सी दालचीनी खाएं, इट इज अ प्रोटेक्टिव थिंग। हरी इलायची खाएं, हल्दी खाएं, कच्ची भी हल्दी लाएं, कच्ची हल्दी जो गीली हल्दी रहती है उसका, अदरक खाएं। ये सब चीजें दवाइयां हैं, ये दवाइयां हैं और ये प्रूवन फैक्ट है। लेकिन क्या है, माइल्ड है, माइल्ड है। मेथी खाइए, मेथी की सीड्स खाइए। तो हमारे जो पुराने चीजें मानी जाती हैं वो सही हैं, लेकिन वो क्यों, लेकिन प्रिवेंटिव है। हाँ,
एक्चुअली हमारी मेडिसिन्स के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जिससे किडनी का भी असर होता है। हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे कि पोटेशियम भी बढ़ता है, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे पाँव में सूजन आती है। ख़ास तौर पे आजकल जो ब्लड प्रेशर की आम तौर पे दवाई दी जाती है एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन से पाँव में थोड़ी सूजन आती है, पर वो हार्मलेस है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हार्मलेस हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हार्मफुल हैं। तो आपका डॉक्टर ही तय करेगा कि जब आप पूछ सकते हैं कि फिर ये दवाइयाँ मार्केट में क्यों हैं। वो दवाइयों के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो कुछ एडवांटेजेस को नज़र रखते हुए उनको दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को किडनी फेलियर है तो हमारे को क्लियर कट बताया जाता है कि ये दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो ऐसा है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी भी हैं। ख़ास तौर पे जिसको वेजो डायलेटर्स कहते हैं। जब हम सारी की सारी नसों पे बात कर रहा हूँ ना, वासा नर्वोसम, ब्रेन को सप्लाई, हार्ट को सप्लाई, किडनी को सप्लाई, तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो आर्टरी को थोड़ा सा चौड़ा करती हैं, डायलेट करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। दे आर हार्मलेस मेडिसिन्स, वेजो डायलेटर्स। सो जैसे एम्लोडिपिन है, सिलेडिपिन है, जिसको ब्रांड नेम सिलाकार है, तो दवाइयाँ बहुत सारी हार्मलेस भी हैं। हाँ जी, आपका प्रश्न है 160/100 ना, पहले ऊपर वाला पहले बताइए। 160, नीचे का 100 बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी इतना लेक्चर दिया कि 130/80 हायर कट ऑफ वैल्यू है ना। 130/80 इज अ हायर कट ऑफ वैल्यू, एनीथिंग अबव 130/80 इज हाई। जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किडनी फेलियर होगा, सब प्रॉब्लम, सब ऑर्गन डैमेज करेगा, टारगेट ऑर्गन सब डैमेज करेगा। बीपी 100 से नीचे का 100 है, ऊपर का 160, लॉन्ग रन में सारे ऑर्गन्स डैमेज करेगा, राइट फ्रॉम ब्रेन टू किडनी। मुझे आपकी हीमोग्लोबिन कम दिख रही है, और आपका फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपका फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, I think so. There is a now study conducted, there is something like systolic hypertension, only systolic. It needs to be treated. Systolic hypertension is a leading cause of brain hemorrhage and brain stroke. पहले हम कहते थे, जब हम पढ़ रहे थे ना, तो जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर्स भी होंगे, तो हम पढ़ रहे थे तो हमको बताया जाता था कि बीपी एज प्लस 100 शुड बी द ब्लड प्रेशर, है ना। तो अगर मेरी एज 60 है तो मेरा 160 नॉर्मल है, 70 है तो 170, ये हमको सिखाएगा। दैट वॉज वे बैक इन 1975-76, बट दैट कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना भी ज़्यादा है, नॉर्मल है, 50 भी है, आपका नीचे का ब्लड प्रेशर 50 है, हाँ, और ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 है, दैट 160 नीड्स टू बी ट्रीटेड। बीपी ऊपर का 130 से ज़्यादा है तो आपके लिए हार्मफुल है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अभी हमारे लेटेस्ट जो लास्ट लेक्चर्स हुए थे, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन पे हुए थे, और कहा था कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का आपको ट्रीट करना है ताकि पेशेंट को ब्रेन का स्ट्रोक ना हो। हम जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए हार्ट ज़्यादा काम करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है खाना, क्योंकि हृदय को ब्लड सप्लाई, आंतड़ियों को सप्लाई करना पड़ता है। 30% ब्लड आंतड़ियों में जाता है डाइजेशन के लिए, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्चुअली खाना खाने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ना हम अच्छा नहीं मानते हैं। दैट मीन्स यू आर अंडर काइंड ऑफ सम स्ट्रेस एंड मे बी योर हार्ट, आपके हृदय को काम ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे क्योंकि मैं आपके केस के बारे में जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर 100/70 है। सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर आपके केस में वो है, ये सबके साथ लागू नहीं है। हाँ, आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो आप समझ लो प्रॉब्लम में। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक्चुअली कंसल्ट करना चाहिए कि मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा। पहले जो हमारे टाइम में जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब हम सीख रहे थे, तभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बहुत कम थी। इनफैक्ट वी वर रियली स्ट्रगलिंग।
आपको याद होगा, आपको सीनियर लोगों को पता होगा कि पहले पेशेंट को ब्लड प्रेशर के लिए एडमिट किया जाता था और 5-5, 10-10 दिन तक बीपी नीचे ही नहीं उतरता था। हाँ, इकड़म तिकड़म दवाइयाँ करते रहते थे। आज ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट को कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर को एक को भी एडमिट नहीं करना पड़ता है। अनलेस किसी को हार्ट अटैक है, एडेड प्रॉब्लम्स हैं, पैरालिसिस का अटैक है, किडनी फेलियर है, अलग बात है, लेकिन आइसोलेटेड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन डज नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। सिंपल ट्रीटमेंट इज सो क्लियर। पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करो, पेशेंट को बोलो होम मॉनिटरिंग करो, हमको रिपोर्ट करो। तो आज जो ब्लड प्रेशर की जो कंट्रोल की मेडिसिन है बहुत सुपीरियर है। ओल्ड मेडिसिन को चेंज करना चाहिए, यानी बेटर मेडिसिन देनी चाहिए। हाँ जी, सी अगर एक पर्सन है जिसे मेडिसिन ले रहा है 30 साल से ब्लड प्रेशर की, और अगर उसको बीपी कंट्रोल में है और उसको ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो हमारे लिए इंटरनेशनली हमारे को रिकमेंडेशन है कि दवा मत बदलो, क्योंकि उसको ऑर्गन डैमेज नहीं है। समझ लो मैं 3 साल से एक दवा खा रहा हूँ, मैं आपको दवा का नाम बताता हूँ। समझ लो अर्कामिन करके एक दवा आती थी पहले, हाँ जी, अर्कामिन एच या प्लेन अर्कामिन। अर्कामिन बहुत खतरनाक दवा है, खतरनाक इस सबसे नहीं, ब्लड प्रेशर का। अर्कामिन के विड्रॉल से पेशेंट का ब्लड प्रेशर 250 हो सकता है। अर्कामिन को बंद करके दूसरी दवा करना बहुत रिस्की है। नाउ आई गो टू माय डॉक्टर, ही इज अ यंग डॉक्टर एंड ही हैज लर्नड कि अर्कामिन इज नॉट अ ग्रेट ड्रग। अर्कामिन इज नॉट अ ग्रेट ड्रग मतलब न्यू हाइपरटेंसिव को हम चालू नहीं करेंगे, लेकिन हियर इज अ मैन हु इज टेकिंग फॉर 30 years, द बीपी इज अंडर कंट्रोल। नाउ वी हैव बीन टॉट, हमको सिखाया गया है कि अर्कामिन बंद करने से पहले आप प्रिकॉशंस लो, क्योंकि अर्कामिन विड्रॉल से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो अब हमें, उसका बीपी नॉर्मल है, उसको किडनी डैमेज नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, मैं अर्कामिन बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन ये है। तो फर्स्ट थिंग इज ब्लड प्रेशर की दवा शुरू क्यों की जाती है? फॉर कंट्रोल ऑफ बीपी। इफ द बीपी इज अंडर कंट्रोल एंड देर इज नो ऑर्गन डैमेज एंड पेशेंट डज नॉट हैव साइड इफेक्ट्स, कंटिन्यू द सेम मेडिकेशन। मगर अगर साइड इफेक्ट्स हैं, किडनी एंड ऑर्गन डैमेज है, पेशेंट के टांगों में जलन हो रही है, टांग में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, ब्रेन में सप्लाई में गड़बड़ है, हार्ट में राड़ा है, दवा बदलो, गिव बेटर मेडिसिन। सर ये पेशेंट जो हैं दवाई ब्लड प्रेशर में आपको सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। पेशेंट 250 का ब्लड प्रेशर लेके कंसल्टिंग में चल के आता है। भगवान का बनाया हुआ शरीर, टॉलरेंस बहुत है, बहुत सहन शक्ति है, हमारा शरीर सब कुछ सहता है। हम लोग डेटा पे जाते हैं ना, अगर हमको पता चलता है कि अगर 140/80 पे भी अगर पेशेंट को पैरालिसिस के अटैक ज़्यादा आ रहे हैं और 130/80 वाले को कम आ रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे ना 130/80 पे, हम तो भाई एविडेंस वाले हैं ना, हम तो सिर्फ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं कि 130/80 पे पैरालिसिस के अटैक कम है, 120/80 पे और कम है ना। तो हम बोलेंगे अभी, जैसे कि आप तो कह सकते हो ना 100/70 से 100+8 से शुरू किए हम, बाद में जब तक पहुंचे तो बोला 150/90 नॉर्मल है, बोला 140/90 नॉर्मल है, 140/85 नॉर्मल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहते हैं 130। क्यों है? एविडेंस है। ये हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, लाखों पेशेंट्स की स्टडी है, और सब कम्युनिटी, काले, गोरे, मोटे, पतले, एज ग्रुप्स के, एशियंस, अफ्रीकन्स, सबको इंक्लूड किया जाता है स्टडी में। वो स्टडी चलती है, उसके बाद में डेटा पब्लिश होता है। ये मैं नहीं हूं, I am not talking, it is a data. Whatever I am talking is written in books. कोलेस्ट्रॉल एक लीडिंग कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे ब्लड को थिक करती है, कोलेस्ट्रॉल हमारी विस्कोसिटी और डेंसिटी बढ़ाती है। एक कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण ब्लड प्रेशर का है। HDL कोलेस्ट्रॉल वॉकिंग से बढ़ता है, और HDL कोलेस्ट्रॉल इंडियंस का बहुत कम है। इंडियन लेडीज़ का कोलेस्ट्रॉल HDL ज़्यादा रहता है। उनकी बॉडी में भगवान ने शरीर ऐसा बनाया कि दे हैव अ नेचुरल प्रोटेक्शन। इस वजह से इंडियन लेडीज़ को यानी वुमेन को हार्ट की बीमारियां लेट होती हैं और नहीं होती हैं, क्योंकि दे आर नेचुरली प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनका HDL कोलेस्ट्रॉल। उन्हीं से हम सीखे हैं
कि उनकी स्टडी से हम सीखे हैं कि उनका HDL ज़्यादा रहता है, इस वजह से उनको हृदय की बीमारी और ब्लड प्रेशर और बाकी प्रॉब्लम्स कम होते हैं। अगर उनको होते भी हैं तो वो सह लेते हैं। इसलिए सहन शक्ति हमारी माताओं में ज़्यादा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड इवन ऑर्गन वाइज। तो HDL कोलेस्ट्रॉल वॉकिंग से बढ़ता है और शुगर से HDL कोलेस्ट्रॉल कम होता। हाँ, शुगर इज पॉइजन मैं कहता हूँ। ऐसे ही एम्लोडिपिन निकली थी तो 140 रुपये की गोली थी, बाद में एम्लोडिपिन 20 पैसे की हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रैकेट है। उसे बेचारे हम डॉक्टर लोग भी सैंडविच होते हैं। और जो पैसे वाले होते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो अभी भी वही एम्लो गार्ड ही लेता हूँ। क्यों? वो असर अच्छा करती है। उनको कौन बताए कि दवाइयाँ किलो से आती हैं, 1.5 लाख रुपया पर केजी आती है, बाद में सिर्फ पुड़िया बना के लोग बेचते हैं फार्मा वाले। दवाई कोई नहीं बनती है, दवाइयाँ आती हैं किलो से बिकती हैं इंटरनेट मार्केट में, बाद में मार्केट होती हैं। प्लीज़ ये ना सोचें कि ये जेनेरिक है, ये काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जेनेरिक मेडिसिन लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ जेनेरिक मेडिसिन काम करती हैं, काम करती हैं। ये जो इतनी महंगी पेटेंट दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मा कंपनी हमको लूट रही है। वायमेटा और सिडमस तो बहुत महंगा है, लेकिन अभी वो पेटेंट एक्ट से निकल गया, अभी 3 साल हो गए। 70 रुपीज़ का एक टैबलेट नहीं, अभी मेरे को ब्रांड याद नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है 11 रुपये की गोली है अभी। FDC का है, FDC का है, 11 रुपये का।